जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। दोस्तों शुरू करते हैं 10 क्वेश्चनों की मॉक सीरीज का 9वां पार्ट। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व हैं। ऑप्शन है कार्बन एवं वेनेडियम, वेनेडियम एवं क्लोरीन, वेनेडियम एवं सोडियम, सोडियम एवं क्लोरीन। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, वेनेडियम एवं सोडियम। देखो दोस्तों, किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कुल 10 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक तो नहीं होते हैं लेकिन लाभकारी या फिर क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं। यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि एवं विकास में तो सहायक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे पोषक तत्व अगर पौधे को मिल जाए तो पौधे की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में काफी वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे पोषक तत्व होते हैं सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। दोस्तों ये पोषक तत्व अगर पौधे को नहीं मिलेंगे तो भी पौधा अपना जीवन चक्र आसानी से पूर्ण कर लेगा, लेकिन अगर ये मिल गए आवश्यक पोषक तत्व के साथ में तो पौधे की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। पौधे की जो क्वालिटी है, जो उत्पादन करने की क्वालिटी है, वो भी काफी अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा वेनेडियम एवं सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व वाष्पोषण की दर को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है? ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता और मैग्नीशियम। सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, पोटेशियम। देखो दोस्तों, किसी भी पौधे में वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से होता है और इन रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है पोटेशियम पोषक तत्व। दोस्तों लेविट के सिद्धांत में यह सिद्ध होता है कि पोटेशियम जब रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाता है तब उसके साथ में पानी भी उसके रक्षक कोशिकाओं के साथ में जाता है, जिसकी वजह से रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं, यानी कि प्राशन की वजह से काफी फूल जाती हैं और स्टोमेटा अपना आप ही ओपन हो जाते हैं। और जब रात के समय में पोटेशियम है जो रक्षक कोशिकाओं से बाहर आ जाता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर रक्षक कोशिकाओं कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी भी रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और रक्षक कोशिकाएं वो संकुचित हो जाती हैं और स्टोमेटा है, रंध्र है, वो अपना आप ही बंद हो जाएंगे। ये प्रक्रिया होती है पूर्ण रूप से पोटेशियम के ऊपर निर्भर करती हैं। पोटेशियम जिधर जाता है रक्षक कोशिकाओं के अंदर गया तो रक्षक कोशिकाओं के अंदर प्राशन बढ़ जाएगा और रक्षक कोशिकाओं से बाहर आया तो जो रिक्तिकाएं होती हैं उनका प्राशन दाब बढ़ जाएगा। तो पानी की जो ये चक्र होता है ये पोटेशियम के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं पोटेशियम रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, आर.एस. परोदा और आर.बी. सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, सी सुब्रमण्यम। चिदंबरम सुब्रमण्यम हरित क्रांति के समय भारत में 1966 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री थे, जिन्होंने हरित क्रांति को इंडिया में प्रभावी बनाने के लिए अपने पूरे राजनीतिक प्रयास लगा दिए थे। यानी कि अपने पूरे कृषि मंत्रालय को हरित क्रांति को सक्सेसफुल बनाने के लिए झोंक दिया था और इसी का प्रभाव है कि भी पूरे इंडिया के अंदर मोस्टली पंजाब और हरियाणा के अंदर जो हरित क्रांति है वो काफी प्रभावी हुई थी। और इसी के लिए चिदंबरम सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इसी के अगले 2 साल में यानी कि 2000 में इनकी डेथ हो जाती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं में पुष्प गुच्छा का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? ऑप्शन है बोरॉन की कमी से, जिंक की कमी से, लोहे की कमी से और फास्फोरस की कमी से। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, बोरॉन की कमी से। देखो दोस्तों, किसी भी पौधे का पुष्प बन जाता है लेकिन पुष्प के अंदर परागकणों का अंकुरण बोरॉन पोषक तत्व के कारण होता है। और अगर पौधे के अंदर बोरॉन पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पुष्प तो बन जाएगा लेकिन पुष्प के अंदर परागकण जो नर युग्मक होते हैं परागकण, उनका निर्माण नहीं होगा। जब परागकणों का निर्माण नहीं होगा तो परागकण मादा पुष्प के या मादा बाग के साथ में यानी कि वर्तिका के साथ में निषेचन नहीं कर पाएंगे। जब निषेचन नहीं होगा तो आगे दाना या फल बनने की प्रोसेस है वो नहीं होगी। इसे कह सकते हैं कि जो पुष्प तो बन गया है लेकिन परागकण नहीं बने तो पुष्प कैसा है? अपूर्ण है, आधा पुष्प बना है, अपूर्ण पुष्प बना है। तो दोस्तों बोरॉन की उपस्थिति के कारण परागकण बनते हैं और परागकणों की वजह से ही पुष्प की जो पूरी क्रियाएं हैं आगे दाना बनने की, निषेचन की, वो सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा बोरॉन की कमी से। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, कक्षत कलिकाओं की शाखाओं में बंटवार कहलाती हैं। ऑप्शन ए शाखा निकलना, कले निकलना, गांठ बनना और फूल आना। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, शाखा निकलना। यह क्वेश्चन कृषि प्रवेश 2018 के वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या होता है, किसी भी
पौधे के तने के दो भाग होते हैं, एक होता है भूमि के ऊपर वाला तना, एक होता है भूमि के नीचे वाला तना, यानी कि भूमिगत तना। तो जो भूमि के ऊपर वाला तना होता है वहां से किसी कलिका का निकलना कहलाता है ब्रांचिंग होना। ब्रांचिंग का मतलब होता है किसी शाखा का निकलना। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि जो तने का ऊपर वाला भाग है, इस भाग से एक कलिका निकल रही है जो आकर के आगे जाकर के एक शाखा का रूप ले रही है, इसको बोलते हैं शाखा निकलना। कक्षत कलिका का मतलब होता है टॉप शूट से एक कलिका निकलना। ओके दोस्तों, एक होता है भूमि के नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला तना। इस नीचे वाला भूमि के जस्ट नीचे वाला जो बेसल सूट होता है, इस सूट से, इस तने से किसी एक कलिका का निकलना कहलाता है क्ले निकलना, या फिर उसको बोलते हैं टिलरिंग करना। इसको आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो भूमि की सतह है इसके नीचे वाले तने से एक कलिका निकल रही है जो आके जाकर के एक क्ले का रूप ले रही, इसको बोलते हैं क्ले निकलना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पौधे के एक ही भाग से ये शाखाएं सॉरी ये कलिकाएं निकलती हैं, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है, इसकी वजह से इनका नामकरण भी अलग अलग है, उनका काम भी अलग अलग है। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर जाएगा शाखा निकलना। कृषि प्रयोग के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन, ज्वार के पौधे में हाइड्रोसायनिक एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ों में, तने में, पत्तियों में और सभी भागों में बराबर। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, पत्तियों में। ज्वार की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर एक हानिकारक रसायन होता है हाइड्रोसायनिक एसिड HCN, जो पशुओं के लिए काफी हानिकारक, एकदम विषैला होता है। ओके दोस्तों, हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, HCN होता है, इसका निर्माण तो जड़ों के अंदर होता है, लेकिन इसकी जो सांद्रता है, निर्माण जड़ों के अंदर हुआ और इसका जो संग्रहण है वो जाकर के पत्तियों के अंदर होता है, जिसकी वजह से पत्तियों के अंदर इसकी सांद्रता काफी अधिक होती है। जड़ों में निर्माण होता है, हाथों हाथ जाकर के पत्तियों में संग्रहित हो जाता है, इसलिए जो पत्तियां होती है उसके अंदर इसकी सांद्रता काफी अधिक होती हैं। और इन प्रारंभिक अवस्था में जो छोटी अवस्था की ज्वार होती है, अगर पशु इन पत्तियों को खा लेता है तो पशुओं को काफी हानि होती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सातवां क्वेश्चन, बोने गेहूं में बुआई की गहराई निर्भर करती है। ऑप्शन ए रेडिकल की लंबाई पर, आर्द्रता, या फिर कोलेप्टाइल की लंबाई पर, या फिर तापमान पर। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, कोलेप्टाइल की लंबाई पर। देखो दोस्तों, किसी भी पौधे की किसी भी फसल के बीज की बुआई है वो उसके कोलेप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करती है कि कितना गहरा अपने को बीज की बुआई करनी है। अगर कोलेप्टाइल की लंबाई अधिक है तो बीज को ज्यादा गहरा डालना पड़ेगा, अगर कोलेप्टाइल की लंबाई कम है तो बीज को अपने को ज्यादा गहरा नहीं डालना। दोस्तों कोलेप्टाइल क्या होता है, जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें से सबसे पहले जो हरा भाग निकलता है, जो बाद में एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर के जमीन से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। अगर देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गेहूं का कोलेप्टाइल, ये कोलेप्टाइल है, इसकी लंबाई अधिक नहीं है, मतलब मध्यम लंबाई है। तो इसकी जो बीज बोने, गेहूं की बीज बोने की जो गहराई है वो रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, जैसे दूसरे हैं चना है, ऐसे जो बड़े बीज होते हैं जिनकी कोलेप्टाइल है काफी लंबी होती है, उनमें गहराई थोड़ी अधिक रखते हैं। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा कोलेप्टाइल की लंबाई के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन फार्मिंग का प्रकाशन होता है। ऑप्शन ए है ICAR से, IARI से, CAZRI से यानी कि काजरी से, और डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय से। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन ICR से। देखो दोस्तों, इंडियन फार्मिंग एक मंथली मैगजीन है जिसका प्रकाशन ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली से होता है। और इस मैगजीन का, ये मैगजीन महीने में एक बार निकलती है, इसका प्रकाशन महीने में एक बार होता है। और इस मैगजीन के अंदर जो जो एग्रीकल्चर के बारे में नई टेक्नोलॉजी आती है, जो जो नए साइंटिफिक फैक्ट आते हैं, जो एग्रीकल्चर के अंदर एक नई इनोवेशन, नया रिसर्च होता है, उन सब का वर्णन होता है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर है ICRI, न्यू दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। काफी फेमस ये इंडियन फार्मिंग जो मैगजीन है काफी फेमस है। इसका जो शुरुआत है ICR ने 1940 के अंदर की थी। ओके दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ है। ऑप्शन है 1970, 1969, 1975 और 1973। देखो दोस्तों, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो इंदिरा गांधी सरकार के समय 1969 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन क्या होता है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा देती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण करना या फिर नेशनलाइजेशन करना। दोस्तों ये राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन की आवश्यकता बैंकों के अंदर क्यों पड़ी थी। बैंकें पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, ये जितनी भी बैंकें सारी प्राइवेट थी। इन प्राइवेट बैंकों की अपनी अपनी पॉलिसी होती थी, ये सब अपना एकाधिकार चलाते थे, अपनी खुद की पॉलिसी डालते थे, जिसकी वजह से जो भारत के किसान थे या फिर भारत के जितने भी नागरिक हैं इन सबको बैंकों के ऊपर विश्वास नहीं था।
ठीक है, जिसकी वजह से सरकार को बैंकिंग सेक्टर में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर के विस्तार के लिए इनको नेशनलाइज करना पड़ा, यानी कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ी थी, जिसकी वजह से पूरे जो 14 बैंक हैं इनके अंदर आरबीआई से जो भी गाइडलाइन रिलीज होती हैं वो सभी के ऊपर सेम अप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास भी बैंकों के ऊपर बढ़ा और बैंकिंग सेक्टर में काफी क्रांति भी आई थी। ये इंदिरा गांधी सरकार के समय का काफी एक बड़ा कदम है। ओके दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि कौन कौन सी बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है। 14 बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी हैं आप इनको एक बार देख लेना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण में शामिल है और कौन सी बैंक है जो राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं है। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, किसी खेत स्थान या क्षेत्र में खरपतवार प्रजाति को पूर्ण रूप से खत्म करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नियंत्रण, उन्मूलन, प्रबंधन और रोकथाम। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, उन्मूलन। किसी भी स्थान से खरपतवारों को पूर्ण रूप से नष्ट करना इरिडिकेशन या उन्मूलन कहलाता है। यह क्वेश्चन जेट 2019 के अंदर आया हुआ है। ओके दोस्तों, और किसी स्थान पर जो खरपतवार हैं उनमें से ऐसे उपाय करना ताकि ये खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैले, खरपतवारों की संख्या में वृद्धि नहीं हो, ऐसे उपाय कहलाता है खरपतवारों का नियंत्रण करना या फिर उसकी रोकथाम करना। ओके दोस्तों, यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि उसने कि भी किसी स्थान पर खरपतवार हो रखे हैं, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सिंचाई के साथ में खरपतवारनाशी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और इसका सही आंसर पता करने के लिए आपको अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। कल एक जो लास्ट वाला वीडियो था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन था कि जो वायुमर्दा होती हैं उस वायुमर्दा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी सही आंसर दिया था। उसका सही आंसर है 0.3% मर्दा वायु में CO2 की मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो वायुमंडलीय CO2 होती है उसकी 10 गुना अधिक होती है। वायुमंडल में होती है 0.03% और मर्दा वायु के अंदर होती है 0.3%। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से डेली 10 MCQ देखने के लिए जुड़े रहे A1 एग्रो क्लासेस के YouTube चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।